नमस्कार दर्शकों। आज हम चर्चा करेंगे कन्याओं की कुंडली में बनने वाले, लड़कियों की कुंडली में बनने वाले विष कन्या योग के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विष कन्या मतलब कि एक ऐसा योग जो कन्या की कुंडली में बनता है और यह कन्या के पारिवारिक जीवन में विष की तरह काम करता है, तो इसे हम विष कन्या योग कहते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, ग्रहों की क्या स्थितियां होती हैं जिसके कारण ये योग बनते हैं। तो पहला है, इस जगह को कहते हैं प्रथम भाव, इस जगह को कहते हैं पंचम भाव, इस जगह को कहते हैं नवम भाव। यदि पंचम ये पहला भाव है और यदि इस पहले भाव में यदि सूर्य बैठा हो, क्या बैठा हो? सूर्य बैठा हो। ये प्रथम भाव में सूर्य बैठा हो और पांचवें भाव में शनि बैठा हो, तो हम कहेंगे कि कन्या की कुंडली में विष कन्या योग का निर्माण हो रहा है। ये हमारी पहली स्थिति है और इसके बाद हम दूसरी स्थिति भी देखेंगे कि किस तरीके से यह योग बनता है। दूसरा केस है हमारा कि प्रथम भाव में मंगल हो, प्रथम भाव में क्या हो? मंगल हो, और पांचवें भाव में सूर्य हो। यदि कन्या की कुंडली के प्रथम भाव में मंगल है और पांचवें भाव में सूर्य स्थित है, तो हम कहेंगे कि कन्या की कुंडली में विष कन्या योग का निर्माण हो रहा है। अगली स्थिति हम देखते हैं। यदि प्रथम भाव में शनि हो, कन्या की कुंडली के प्रथम भाव में शनि हो, पंचम भाव में सूर्य हो और नवम भाव में, ये नवम भाव है, यहां पर मंगल हो। ये कन्या की कुंडली के प्रथम भाव में शनि स्थित हो, पंचम भाव में सूर्य हो और नवम भाव में मंगल स्थित हो, तो भी कन्या की कुंडली में विष कन्या योग का निर्माण होता है। ठीक है, अगली स्थिति हम देखते हैं। अगली स्थिति है कि कन्या की कुंडली के प्रथम भाव में शनि हो और छठे भाव में कोई पाप ग्रह स्थित हो, राहु केतु मंगल। ठीक है, तो सातवें भाव में पाप ग्रह हो ताकि दृष्टि पड़े। कन्या की कुंडली के प्रथम भाव में शनि स्थित हो और सातवें घर में पाप ग्रह स्थित हो, जैसे राहु केतु मंगल, ये सारे स्थित होते हैं, तो यहां भी विष कन्या योग का निर्माण होता है। ठीक है दर्शकों, हम अगली स्थिति में आते हैं। प्रथम भाव में एक पाप ग्रह हो और एक शुभ ग्रह हो, और यहां पर छठे भाव में दो पाप ग्रह स्थित हों। ठीक है, यदि किसी कन्या की कुंडली के प्रथम भाव में एक पाप ग्रह हो और एक शुभ ग्रह स्थित हो और छठे भाव में दो पाप ग्रह स्थित हो, तो भी यहां पर विष कन्या योग का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये स्थितियां हमने देखी हैं और अब हम देखेंगे कि कन्या की कुंडली में किस दूसरे तरीके से भी विष कन्या योग का निर्माण होता है। कैसे? मान लीजिए यहां हम दिन लिखते हैं, यहां तिथि लिखते हैं और यहां नक्षत्र लिखते हैं। यहां तीन स्थितियां हमारे सामने आएंगी। पहली है, यदि कन्या का जन्म रविवार को हुआ हो, यदि कन्या का जन्म रविवार को हुआ हो, उस दिन द्वादशी तिथि हो और उस कन्या के जन्म के समय शतभिषा नक्षत्र हो, ठीक है, कन्या का जन्म रविवार का दिन हुआ हो, उस दिन द्वादशी तिथि हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, और जन्म के समय शतभिषा नक्षत्र हो, तो हम कहेंगे कि कन्या का जन्म विष कन्या योग में हुआ है। ठीक है, दूसरी स्थिति है हमारे पास, यदि कन्या का जन्म मंगलवार को हुआ हो, कन्या का जन्म मंगलवार का हो, उस दिन सप्तमी तिथि पड़ जाए
शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की कोई भी हो सकती है, और उस दिन जन्म के समय विशाखा नक्षत्र हो तो भी हम कहेंगे कन्या का जन्म विष कन्या योग में हुआ है। ठीक है। तीसरी स्थिति है यदि कन्या का जन्म शनिवार को हुआ हो, कन्या का जन्म शनिवार को हुआ हो, उस दिन द्वितीय तिथि पड़ जाए और जन्म के समय अश्लेषा नक्षत्र हो। ठीक है। कन्या का जन्म शनिवार को हुआ हो, उस दिन द्वितीय तिथि पड़ जाए, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, और जन्म के समय अश्लेषा नक्षत्र हो, तो हम कहेंगे कन्या का जन्म विष कन्या योग में हुआ है। ये 3 स्थितियां हैं और ग्रहों की हमने कुंडली में स्थितियां देखी हैं। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी कन्या की जन्म कुंडली में विष कन्या योग है या नहीं है, और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि कन्या का जन्म विष कन्या योग में हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। तो अब हम आते हैं, हमने देख लिया कि कब किस तरह की स्थितियों में विष कन्या योग का निर्माण होता है। अभी तक हमने देखे इसके प्रकार, अब हम देखेंगे इसके नकारात्मक पक्ष। आखिर क्यों हम इस योग को दुर्योग कहते हैं, यह क्यों लड़कियों के लिए एक बुरा योग माना जाता है। तो इसका सबसे जो दुष्प्रभाव है यह कन्या के वैवाहिक जीवन में देखने को मिलता है, उसकी पारिवारिक जीवन में देखने को मिलता है। यह भी हो सकता है कि इस योग के कारण कन्या का पति असमय मृत्यु हो जाए, कन्या के जो पति हैं वो बार बार बीमार पड़े, कन्या को संतान ना हो या संतान बार बार होकर खत्म हो जाए। तो ऐसी स्थितियां सामने आती हैं इस योग के कारण, और इस योग से उसका जो पारिवारिक जीवन है वो बुरी तरह विषाक्त हो जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है। और ये इसके नकारात्मक पक्ष हैं जो कि पारिवारिक जीवन के लिए जो है ठीक नहीं है। अब जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसी तरह इस योग के भी कुछ सकारात्मक पक्ष हैं। अब वो सकारात्मक पक्ष क्या होते हैं, जैसा कि हमने कुंडली में ग्रहों की स्थितियों को देखा है, तो वहां से हमें यह समझ में आ रहा है कि जिस कन्या का जन्म इस योग में होता है वो बहुत शार्प माइंड की होती है, बहुत बुद्धिमान होती है। उसका जो उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमता पाई जाती है। कैरियर की दृष्टि से यह योग बहुत अच्छा है, पर केवल यदि पारिवारिक जीवन को देखा जाए तो बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर सामने नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं हमें इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, पर कैरियर के लिए बहुत अच्छा योग है। तो ये इसका सकारात्मक पक्ष अपन ने देखा। अब अपन परिहार देखेंगे कि इस का परिहार कैसे होता है। अब मान लीजिए किसी भी तरह से यदि कन्या कुंडली में यह योग बना हुआ है, तो हम देखेंगे कि प्रथम भाव, ये प्रथम भाव कहलाता है। यदि प्रथम भाव में शुभ ग्रह हो, यदि प्रथम भाव में शुभ ग्रह हो और 7वें घर में भी शुभ ग्रह हो, तो इस दोष का परिहार हो जाता है। यदि प्रथम भाव और सप्तम भाव जो कि जीवन साथी का भाव है, यदि दोनों ही शुभ प्रभाव में हैं, शुभ ग्रहों से युक्त हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट है भाव, तो हम कहेंगे कि इस योग का, इस दुर्योग का परिहार हो गया है। अब हम मान लेते हैं केवल लग्न में ही शुभ ग्रह है, तो भी इस दोष का परिहार हो जाएगा। यदि हम ये कहें केवल यहां पर शुभ ग्रह है, यह जो सप्तम भाव है शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो भी हम कहेंगे कि इस दोष का परिहार हो जाएगा। अब मान लीजिए शुभ ग्रह नहीं बैठे हैं, पाप ग्रह बैठा है सप्तम भाव में, पाप ग्रह बैठा है। लेकिन यदि ये स्वराशि का है, यदि ये पाप ग्रह स्वराशि में स्थित है, तो भी इस दुर्योग का परिहार हो जाता है, बशर्ते कि ये जो पाप ग्रह है ये अपनी ही राशि में स्थित होना चाहिए। ठीक है। तो इस दोष का, इस दुर्योग का परिहार हो जाता है। ये 3 स्थितियां हमने देखी हैं। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में यह योग बना हुआ है और उसे पता चल जाए
कि हमारी कुंडली में योग है, तो अब इसके लिए उपाय क्या किए जाए। अब आते हैं अपन उपाय में। परिहार हमने देख लिया, उपाय देखते हैं अपन। उपाय क्या उपाय है इसके लिए? यदि हमें मालूम चल जाए कि कन्या की कुंडली में इस दुर्योग का निर्माण हो रहा है, तो सबसे पहले हम उसे सलाह देंगे कन्या को कि आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। यह पाठ बहुत ही सुफलदायी है उनके लिए, खासकर जिनकी कुंडली में विषकन्या योग का निर्माण हो रहा है। दूसरा है, कन्या की जब शादी होती है, विवाह होता है, तो उसके पहले हम उसका कुंभ विवाह करवा दें। कुंभ विवाह कराना उचित होता है। या पीपल के वृक्ष से विवाह है, पीपल के वृक्ष से विवाह करवा सकते हैं, समी के वृक्ष से विवाह करवा सकते हैं, बेर के वृक्ष से विवाह करवा सकते हैं, ठीक है, विष्णु विवाह करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के विवाह जो है हमें करवाने चाहिए, ताकि जो योग है उसका प्रभाव कम हो जाए। उसके जो दुष्प्रभाव हमें आगे देखने को मिलेंगे, उस दुष्प्रभावों से कहीं ना कहीं इन उपायों से हमें निजात मिलेगी या उसमें कमी आएगी। तीसरा है, जो विवाहित महिलाएं हैं, यदि उन्हें पता चल जाए कि हमारी कुंडली में योग है, पहले तो पता नहीं था लेकिन शादी के बाद मालूम चला कि ये योग है हमारी कुंडली में, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? वट सावित्री का व्रत रखना चाहिए। वट सावित्री व्रत है, ठीक है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं विवाहित महिलाओं के लिए भी और अविवाहित कन्याओं के लिए भी, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और वट सावित्री व्रत। और विवाह के पूर्व कुंभ विवाह है। वट सावित्री व्रत सुहागिन स्त्रियां रहती हैं, ये हर कोई रह सकता है, चाहे विवाहित हो या अविवाहित हो, और विवाह के पूर्व ये विवाह करवा लेना उचित रहता है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। तो ये 3 उपाय हमने बताए हैं। और आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य विषय था वो विषकन्या योग के बारे में चर्चा करने का था, जिस पर हमने चर्चा की है। और आशा है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, और आगे फिर अपन किसी विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।